ठीक है, नया टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे। बहुत 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 सारी इंफॉर्मेशन इस चैप्टर में, और अगेन वही तरकीब अपनाएंगे, आप ढेर सारे फ्लो डायग्राम्स बनाएंगे। सबसे पहले तो इस वाले चैप्टर में तो स्पेसिफिकली जहाँ से मैं सिग्नल ट्रांसडक्शन करूँगा वहाँ से आप फ्लो डायग्राम बनाएंगे, क्लासीफाई करेंगे, जैसे सिग्नल ट्रांसडक्शन किस किन तरीके उसका होता है, उनके अंदर कौन कौन से टाइप्स, उनके अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल्स पुट किए। सबसे पहले तो आप एक ब्रॉड डायग्राम बनाए ताकि आपको हमेशा रिकॉल हो जाए कौन सी चीज़ की बात हो रही है। फिर इंडिविजुअल सेल सिग्नलिंग के आप फ्लो डायग्राम्स बनाएंगे, जैसे अभी आपने सेल साइकिल रेगुलेशन में बनाए थे। ठीक है, कैसे होगा वो आप अब इतना तो प्रैक्टिस हो ही गई आपकी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं शुरुआत में, सबसे पहले क्या करेंगे, सेल सिग्नलिंग जो भी कंपोनेंट्स रिक्वायर उनको समझ लेते हैं, फिर हम लोग सिग्नल ट्रांसडक्शन में जाएंगे। ठीक है, तो सेल सिग्नलिंग क्या है, सेल कम्युनिकेशन का एक मेथड जिसमें एक सेल जिसके पास कोई मैसेज है या जो भी लाइक सेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला सेल है, वो क्या करता है, एक मैसेज प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ ए लिगेंड। वो लिगेंड जाके जो भी रिसीविंग सेल है उसके रिसेप्टर से बाइंड करता है। नॉर्मली ये रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट हुआ है ये डिपेंड करता है किस टाइप का लिगेंड आया। कुछ ऐसे लिगेंड हैं जो साइज में इतने बड़े होते हैं या उनका केमिकल नेचर ऐसा होता है कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस नहीं जा सकते, तो वो नॉर्मली सेल सरफेस रिसेप्टर पे बाइंड करते हैं। और कुछ ऐसे रिसेप्टर्स हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस जा सकते हैं, तो उनके रिसेप्टर या तो साइटोप्लाज्म में होते हैं या न्यूक्लियस में होते हैं। आप भी जानते हैं जब कोई लिगेंड रिसेप्टर से बाइंड करेगा तो वो इंफॉर्मेशन रिसेप्टर के द्वारा सेल के, अगर इंटरसेल लाइक सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर से बाइंड किया तो वो इंफॉर्मेशन सेल के अंदर प्रेजेंट इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग प्रोटीन्स के पास पहुंच जाएगी। देखिए, जब कोई लिगेंड आके बाइंड करता है, एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल जो है उसको बोलते हैं प्राइमरी मैसेंजर, और उस प्राइमरी मैसेंजर के रिस्पॉन्स में जो इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं उनको हम सेकेंडरी मैसेंजर। सेकेंडरी मैसेंजर का एक मेन काम क्या होता है, जो प्राइमरी मैसेंजर मैसेज लाया उसको अंदर रिले करना, यानी जो भी टारगेट ऑर्गन है वहां तक पहुंचाना, साथ ही साथ उस सिग्नल को एम्पलीफाई करना। दो काम होते हैं सेकेंडरी मैसेंजर के। उस पूरी प्रोसेस में ढेर सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नल यूज करे जाएंगे सेम मैसेज को ले जाने के लिए, और इस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस में हम मैसेज का टाइप चेंज करते हैं बट मैसेज सेम रहता है, उस प्रोसेस को सिग्नल ट्रांसडक्शन कहते हैं। अल्टीमेटली ये मैसेज पहुंच जाएगा जो भी इफेक्टर प्रोटीन है, जो भी डेजिग्नेटेड टारगेट था उस सेल सिग्नलिंग का, वो हो सकता जीन एक्सप्रेशन हो कि जीन एक्सप्रेशन कम हो रहा या इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा, या साइटोस्केलेटल मटेरियल हो सकता है ना, या फिर एंजाइम्स हो सकते कोई मेटाबॉलिक पाथवे होते जिसके लिए वो सिग्नल वहां तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो देखिए मेन चीज क्या हुई, पहले तो सबसे पहले तो लिगेंड हो गया, फिर रिसेप्टर हो गया, फिर इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग सिस्टम हो गया जिसमें प्रोटीन्स और जो भी कंपोनेंट्स वो शामिल हो गए, फिर सबसे एंड में जाके आपका जो भी इफेक्टर प्रोटीन है वो हो गया, जो जो टारगेट है वो हो गया। इतनी सारी चीजें शामिल होती हैं किसी भी सेल सिग्नलिंग सिस्टम में। ओके, इतनी बात समझ में आई, इतनी स्टोरी समझ में आई, सेल सिग्नलिंग में क्या क्या हुआ बच्चों? अच्छा, खूब मंत्रमुग्ध होकर सुनना, बहुत अच्छे से बताऊंगा, सब याद हो जाएगा। ठीक है, तो सेल सिग्नलिंग इज द प्रोसेस इन विच सेल्स आर स्टिमुलेटेड और इनहिबिटेड बाय एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल, जिसको हम लोग प्राइमरी मैसेंजर भी बोलते हैं, यूजुअली केमिकल सिग्नल प्रोड्यूस्ड बाय अदर सेल्स। To transmit an information along a communication pathway, a signal molecule is produced by the signaling cell, which is then detected by the receiving or target cell by means of receptor protein. ठीक है, this activated receptor, जो receptor पर ligand आके bind कर receptor activate हो जाएगा। This activated receptor in turn activates one or more intracellular signaling pathways, which produce intracellular signaling proteins. ठीक है, these intracellular signaling proteins process the signal inside the receiving cell and distribute it to appropriate intracellular target. Target कोई भी हो सकते हैं. These targets are generally effector proteins. ठीक है, इफेक्टर प्रोटीन्स क्या हो सकती है, डायग्राम में फिर से बता दूंगा। इफेक्टिव प्रोटीन्स क्या होते हैं, जीन रेगुलेटरी प्रोटीन हो सकती है, आयन चैनल्स हो सकते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे हो सकते हैं, पार्ट्स ऑफ साइटोस्केलेटन हो सकते हैं। एक बार डायग्राम फिर से देख लीजिए। देखिए, एक्स्ट्रा सिग्नल आके बाइंड किया रिसेप्टर से, रिसेप्टर में एक्टिवेट हुआ, रिसेप्टर ने इंटरसेलुलर सिग्नलिंग प्रोटीन के थ्रू इफेक्टर प्रोटीन तक मैसेज पहुंचाए, और इफेक्टर प्रोटीन ने जो भी सिग्नल इंटेंड करता तो वो काम करके दिखा दिया। सिग्नल चाहता था मेटाबॉलिज्म
रेट रिड्यूस हो जाए या इंक्रीज हो जाए, वो हो गया। जीन एक्सप्रेशन किसी का बढ़ जाए, किसी का कम हो जाए, तो वो हो गया। तो इस तरह से सेल्स कम्युनिकेट करते हैं, सिग्नल करते हैं। अब सिग्नल जो है वो कई तरीके के हो सकते हैं। अगर हम लोग सिग्नल्स की बात करें, ठीक है, तो सिग्नल जो हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, एक तो हो सकता है कि लाइक हम लोग जैसे टाइप्स ऑफ सिग्नलिंग वर्ड यूज करते हैं, तो कितने कितने तरीके के सिग्नल हो सकते हैं। जैसे एक तरह का सिग्नल होता है जिसको हम बोलेंगे जक्स्ट्राक्राइन या कॉन्टेक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग। मतलब क्या हुआ कि जो सेल सिग्नल प्रोड्यूस कर रहा है और जो सेल सिग्नल रिसीव कर रहा है, दोनों एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में है। ठीक है। दूसरा ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। ऑटोक्राइन सिग्नलिंग मतलब क्या हुआ, जो सिग्नल प्रोड्यूस कर रहा वही सिग्नल को रिसीव भी कर रहा। तीसरा पैराकाइन सिग्नलिंग, यानी आजू बाजू के सेल तक मैसेज पहुंचेगा। और चौथा इंडोक्राइन। इंडोक्राइन ग्लैंड्स आपने पढ़ी हुई है, जो सिग्नल प्रोड्यूस करेंगे, हार्मोन्स क्या करेंगे, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू दूर दूर तक टारगेट तक पहुंचते हैं। ठीक है, ये सब हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। क्विकली देख लेते हैं सबसे पहले। तो ऑटोक्राइन जैसे अभी क्या करें, कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट जक्स्ट्राकाइन में क्या होगा, देखिए सिग्नल जो प्रोड्यूस कर रहा है उस पर सिग्नल बाउंड है, सिग्नल रिसीव कर रहा वो उसके कॉन्टैक्ट में रिसेप्टर के थ्रू। अच्छा, इसका एग्जांपल हम लोग डेल्टा नॉच पाथ पे पढ़ेंगे एंड में। ऑटोकाइन जैसे मैंने बोला, सिग्नल प्रोड्यूस करने वाला सेल और सिग्नल रिसीव करने वाला सेल सेम है। नॉर्मली कैंसर सेल इस टाइप की स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करते हैं अपने आप को, खुद को प्रोलिफरेशन को इम्प्रूव करने के लिए। पैराकाइन क्या करेंगे, आजू बाजू के सेल तक इनका सिग्नलिंग काम करेगी, इसके बियॉन्ड नहीं जाएगा। बियॉन्ड ना जाए इसके लिए क्या कर सकते हैं, हो सकता है सिग्नल को डिस्ट्रॉय कर दें या कुछ इमोबिलाइजेशन मेथड से इन्वॉल्व कर, जिससे सिग्नल ज़्यादा दूर तक न जा पाए। और इंडोक्राइन जैसे मैंने बोला कि ब्लड स्ट्रीम के थ्रू दूर तक सिग्नल पहुंचता है। ठीक है, तो ये आप अपने आप रीड कर लेना, बहुत छोटी सी इंफॉर्मेशन है। अब ये तो होगी टाइप्स ऑफ सिग्नलिंग। सिग्नल हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, सिग्नल किससे स्टार्ट हो रहा है, लिगेंड से। लिगेंड मतलब सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, वो दो हो सकते हैं, एक प्राइमरी मैसेंजर, एक सेकेंडरी मैसेंजर। जब सिग्नल एक्स्ट्रा सेलुलर है, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को हम प्राइमरी मैसेंजर बोलेंगे। और जब वो एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल रिसेप्टर से बाइंड करेगा, उस बाइंडिंग के रिस्पॉन्स में जो अंदर की ओर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे, उनको हम सेकेंडरी मैसेंजर्स बोलते हैं, इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो व्हाट इज एन एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल? An extracellular signaling molecule is termed first or primary messenger, such as hormones and growth factors. वो इस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, सेकेंड मैसेंजर्स आर मॉलिक्यूल्स दैट रिले सिग्नल्स। एक तो काम होगा रिले, जो सिग्नल आया उसको आगे तक पहुंचाना। दैट रिले सिग्नल रिसीव्ड एट रिसेप्टर। रिसेप्टर पे कौन बाइंड कर रहा था, प्राइमरी मैसेंजर। ठीक है, फिर रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ, जिसके रिस्पॉन्स में सेकेंडरी मैसेंजर प्रोड्यूस हुआ। तो इनका काम क्या सेकेंड मैसेंजर का, ये सेकेंड मैसेंजर्स आर मॉलिक्यूल दैट रिले signals received at receptor on the cell surface to appropriate target molecule in the cytosol or in the nucleus. In addition to their job as relay molecule, second messengers serve to amplify the strength of the signal. अभी मैंने बोला था, एक तो रिले कर रहे हैं, दूसरा एम्पलीफाई कर रहे हैं, कि एक के रिस्पॉन्स में 10 मॉलिक्यूल, 100 मॉलिक्यूल, तो एम्पलीफिकेशन हो, सिग्नल एम्पलीफिकेशन होता चला जाता है। Depending on its chemical structure, a second messenger may diffuse through the cytosol or remain embedded in the lipid bilayer of a membrane. वो डिपेंड करता है लिपिड बाइलेयर क्या क्रॉस जाएगा कि मेम्ब्रेन पे बाइंड करेगा। थ्री मेजर क्लास ऑफ सेकेंड मैसेंजर्स आर साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड, जिसमें दो बहुत ही कॉमन है, CMP एंड CGMP, है ना, आइनोसिटाइल ट्राइफॉस्फेट, डाइसाइल ग्लिसरॉल, और तीसरा कैल्शियम। ये तीन कैटेगरी में हम लोग इनको स्टडी करेंगे। साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड्स की बात करें, जैसे मैंने CMP की बात कर, CMP इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेकेंड मैसेंजर्स। CMP का प्रोडक्शन ढेर सारे ग्रोथ हार्मोन्स के रिस्पॉन्स में, ढेर सारे हार्मोन्स हैं जो CMP को यूटिलाइज करते हैं अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए। ठीक है, तो सम ऑफ द हार्मोन्स दैट अचीव देयर इफेक्ट्स थ्रू CMP एज ए सेकेंड मैसेंजर्स आर एड्रेनालिन, ग्लूकेगॉन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, इसमें आप एक और ऐड कर लीजिए अपनी ओर से, कैल्सीटोनिन। अच्छा, यहाँ पे सब लोग अपनी बुक में ऐड कर लीजिए इसको। ठीक है, कर लिया सब लोगों ने? तो इन रिस्पॉन्स टू दिस हार्मोन CMP इज प्रोड्यूस्ड। कैसे प्रोड्यूस होता है, वो हार्मोन्स क्या करेंगे, रिसेप्टर के थ्रू, जैसे अभी हम लोग GPCR में देखेंगे, वो एडेनाइलेट साइक्लेज को एक्टिवेट कर देते हैं। एडेनाइल साइक्लेज क्या होता है, ये वो एंजाइम है
जो एटीपी से सीएमपी का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो इन रिस्पॉन्स टू दीज हॉर्मोन्स एड्रेनालिन साइक्लेज गेट्स एक्टिवेटेड एंड कॉजेज कन्वर्जन ऑफ एटीपी इनटू सीएमपी, ठीक है। बाइंडिंग ऑफ द हार्मोन टू इट्स रिसेप्टर एक्टिवेट जी प्रोटीन व्हिच इन टर्न एक्टिवेट एड्रेनालिन साइक्लेज, द रिजल्टिंग राइज इन सीएमपी। अब सीएमपी अपना काम कैसे करता है, सीएमपी का कॉन्सेंट्रेशन अगर इंक्रीज करेगा तो सीएमपी का टारगेट होता है प्रोटीन काइनेज ए। अब जानना है काइनेज है, काइनेज क्या करेगा, जो भी इसके टारगेट उनको फॉस्फोरिलेटेड एक्टिवेट करता होगा, ठीक है। तो रिजल्टिंग राइज इन सीएमपी टर्न ऑन एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स बाय चेंजिंग द मॉलिक्यूलर एक्टिविटी इन द साइटोसोल, ऑफन यूजिंग प्रोटीन काइनेज ए which is a CMP dependent protein kinase which phosphorylates its target proteins, ठीक है। तो CMP में किसके रिस्पॉन्स में है, कौन सा एंजाइम, और कोई बता सकता है कौन सा एंजाइम है जो CMP का डिस्ट्रक्शन कॉज करता है, याद है किसी को, किसी को याद है कौन सा एंजाइम CMP का डिस्ट्रक्शन कॉज करता है, CAMP फॉस्फोडाइस्टरेज, ठीक है, नोट कर लो, वैसे आगे आएगा, ठीक है। दूसरा साइकिल, ये देखिए यहाँ पे एक टेबल दी गई है, टेबल जितनी भी इस चैप्टर में आएंगी बिना कहे याद कर लेना, अच्छा, मुझे कहने की जरूरत नहीं, आपको याद करना है। दूसरा सेकंड मैसेंजर CGMP, जो प्रोड्यूस होता है इन रिस्पॉन्स टू सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स लाइक ANP नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड इज अ गैसियस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, और ये किससे सिंथेसाइज होता है, जीटीपी से। कौन एंजाइम सिंथेसाइज करता है, ग्वानिलिल साइक्लेज। वहाँ एडेनिल साइक्लेज था या ग्वानिलिल साइक्लेज है, ग्वानिलिल साइक्लेज अपने फंक्शन कैरी आउट करता है प्रोटीन काइनेज जी के द्वारा, सीएमपी प्रोटीन काइनेज ए के द्वारा कर रहा था। प्रोटीन काइनेज है तो भी फॉस्फोरेट करेगा अपने टारगेट प्रोटीन्स को। दूसरे सेकंड मैसेंजर थे डैग और IP3। डैग और IP3 का फॉर्मेशन होता है PIP2 से। फॉस्फोलाइपेज सी एंजाइम क्या करता है, वो ब्रेकडाउन करता है फॉस्फोटिडाइल आइनोसिटल 4,5 बिस्फॉस्फेट का 2 सेकंड मैसेंजर डैग, दैट इज डाइसिल ग्लिसरॉल, एंड आइनोसिटाइल 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट IP3, इनका सिंथेसिस करता है। और ये दोनों सेपरेटली एज ए सेकंड मैसेंजर्स काम करेंगे, जो भी इनके टारगेट्स उनको जाके एक्टिवेट करेंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट सेकंड मैसेंजर कैल्शियम। कैल्शियम आपको बताया, कैल्शियम लाइक अभी आप देखेंगे फर्टिलाइजेशन के दौरान रोल प्ले करता है। आप देखेंगे कैल्शियम मसल, है ना, मसल जो मूवमेंट होता है उसमें रोल प्ले करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज होता है, ढेर सारे फंक्शंस है, तो आप अपने आप पढ़ लेना, मैं इसको स्किप करूंगा, ठीक है। तो कैल्शियम ऑल्सो एक्ट्स एज ए सेकेंड मैसेंजर। और अगेन यहाँ पे जो टेबल दी हुई है, आप जानते हैं स्टैंडर्ड बुक से अपन लोग बुक डिज़ाइन करते हैं, तो इस टेबल से एज सच एक क्वेश्चन 4 मार्क्स में आया था, जो कैल्मेडिलिन की जो फंक्शनिंग होती है उस पर बेस्ड था, ठीक है। और वो टेबल आपकी ये वाली है। अच्छा, यहाँ पे जैसे इन लोगों ने कैल्मेडिलिन वाला देखिए, यहाँ पे इन्होंने यहाँ 4 दिया है, उस ऑप्शन में उन्हें 6 बना दिया था और क्वेश्चन डिजाइन कर दिया, पूछा कौन सा स्टेटमेंट कर रहा था, आपकी बुक में वो क्वेश्चन है। अच्छा, तो मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे कि ये जितनी भी टेबल्स इस बुक में वो आपको मेमोराइज करनी है, ठीक है, जरूर कर लीजिएगा। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिसेप्टर की। अभी मैंने बोला था रिसेप्टर अलग अलग तरीके से होते हैं। मोस्टली रिसेप्टर सेल सरफेस पे बाइंड करते हैं और इनसे वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बाइंड करेंगे जो साइज में बड़े होने की वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू एंटर नहीं कर सकते, तो वो नॉर्मली सेल सरफेस रिसेप्टर पे बाइंड करेंगे। अदरवाइज रिसेप्टर साइटोप्लाज्मिक या न्यूक्लियर भी हो सकते हैं, तो उन रिसेप्टर को वही सिग्नलिंग मॉलिक्यूल यूटिलाइज कर पाएंगे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस एंटर कर सके, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है, कुछ बहुत याद करने की जरूरत नहीं है। देखिए सेल रिसेप्टर को हम 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो सेल सरफेस रिसेप्टर, दूसरे इंट्रासेलुलर यानी सेल के अंदर। अब सेल के अंदर 2 पार्ट होते हैं, कुछ साइटोप्लाज्मिक हो सकते हैं, कुछ न्यूक्लियर हो सकते हैं, ठीक है। अब सेल सरफेस रिसेप्टर को यूटिलाइज करेंगे, जो अभी मैं सिखा रहा, देखिए पूरी बात आ जाती है कि वास्ट मेजॉरिटी ऑफ सिग्नल मॉलिक्यूल आर पेप्टाइड हार्मोन। अब पॉलीपेप्टाइड, पेप्टाइड से बिगर साइज में होते हैं ना, पेप्टाइड हार्मोन्स, न्यूरोपेप्टाइड्स एंड अ डाइवर्स अरे ऑफ पॉलीपेप्टाइड ग्रोथ फैक्टर्स which cannot cross plasma membrane. These signal molecule bind to cell surface receptor and activate them. तो ऐसे जो मॉलिक्यूल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल सेल सरफेस रिसेप्टर पे बाइंड करके उसको एक्टिवेट करेंगे और ये एक्टिवेटेड रिसेप्टर फिर वो इन्फॉर्मेशन पास ऑन करेंगे इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग प्रोटीन्स को।
Well known examples of peptide hormone include insulin and hormone produced by the pituitary glands like growth hormone, FSH, prolactin. They all utilize cell surface receptor. Even neuropeptides like enkephalin and endorphin also utilize cell surface receptor. अभी ग्रोथ फैक्टर्स की बात करी तो ग्रोथ फैक्टर में नर्व ग्रोथ फैक्टर, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, दे ऑल यूटिलाइज सेल सरफेस रिसेप्टर्स. And you know the reason, because of the bigger size they cannot enter the plasma membrane. दूसरे तरह के रिसेप्टर्स कौन से होंगे? इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स. वो नॉर्मली कौन से होंगे? दे बाइंड स्मॉलर हाइड्रोफोबिक सिग्नल मॉलिक्यूल्स that are able to diffuse across the प्लाज्मा में. स्मॉल साइज में, हाइड्रोफोबिक नेचर में, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्रॉस कर जाएंगे, वो जाके बाइंड करेंगे या तो साइटोप्लाज्मिक या न्यूक्लियर रिसेप्टर्स हैं. These signal molecule include steroid hormone. अगेन एग्जांपल से याद रखने आपको. स्टीरॉइड में कौन कौन से होंगे? टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड. उसके अलावा थायराइड हार्मोन्स, विटामिन D3, रेटिनोइक एसिड, दे ऑल यूटिलाइज intracellular receptors. And as I said earlier, intracellular receptor could be based in cytosol, so we call it cytosolic receptor. They could be present in the nucleus, so we call them nuclear receptors. ठीक है, इतनी बात क्लियर है सबको? जितनी कहानी अभी तक सुनाई उतना क्लियर है सबको? जल्दी जल्दी बताओ. अच्छा, बहुत सिंपल सी इंफॉर्मेशन अभी तक आई है, कुछ भी टेक्निकल नहीं आया है. एक तरह से बस ना नाम ले रहे हैं, सबको पहचान रहे हैं कौन कौन है ना, इस क्लास में कौन कौन बैठा उसको पहचान रहे हैं. अब देखिए, सेल सरफेस रिसेप्टर भी कई तरीके के हो सकते हैं. एक हो सकते हैं आयन चैनल कपल्ड रिसेप्टर. ऐसे रिसेप्टर जो आयन चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, यानी रिसेप्टर पे अगर लिगेंड बाइंड करेगा तो हो सकता है आयन चैनल क्लोज या ओपन हो जाए. वो आयन चैनल क्लोज ओपन होने का रिस्पॉन्स आपने देखा, इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी पे, आयनिक ग्रेडियंट सब पे फर्क पड़ता है. उसी तरह के कुछ रिसेप्टर होते हैं जिनको बोलते हैं जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, यानी ऐसे रिसेप्टर जो जी प्रोटीन के साथ जुड़े हुए हैं, यानी उन रिसेप्टर पर लिगेंड बाइंड करेगा तो वो इन्फॉर्मेशन कन्फॉर्मेशनल चेंज के थ्रू जी प्रोटीन के पास पहुंच जाएगा. जी प्रोटीन क्या करेगा वो मैं अभी आगे बताऊंगा आपको. तीसरे हो गए एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर. ऐसे रिसेप्टर जो किसी एंजाइम के साथ लिंक्ड है, या ऐसा भी होता है कि रिसेप्टर के पास खुद एंजाइम है, रिसेप्टर की टेल में खुद एंजाइमेटिक एक्टिविटी है ना. जैसे रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, उसमें क्या होता है, लिगेंड बाइंड करता है, तो लिगेंड बाइंड करेगा एक्स्ट्रा सेलुलर साइड पे और वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है रिसेप्टर के पास और रिसेप्टर की टेल एक्टिवेटेड हो जाती है. ठीक है, अब वो टेल में है कौन सी एक्टिविटी? टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी. तो टेल बहुत सारे काम करेगी. वो क्या करेंगे? वो जब रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज पढ़ेंगे वहां पे समझेंगे. ठीक है, तो सेल सरफेस रिसेप्टर तीन तरीके के हो सकते हैं: आयन चैनल कपल्ड रिसेप्टर्स, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स और एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर. एक और शब्द जो हम लोग कॉमनली यूज करते हैं, को रिसेप्टर. व्हाट आर को रिसेप्टर्स? ध्यान से देखिएगा. दीज आर सेल सरफेस रिसेप्टर्स लैकिंग अ साइटोप्लाज्मिक डोमेन, यानी इनके पास साइटोप्लाज्मिक डोमेन नहीं है, सेल सरफेस रिसेप्टर है ये. ठीक है, तो वंस द सरफेस रिसेप्टर बाइंड्स द लिगेंड, तो सरफेस जब लिगेंड बाइंड करेगा, चूंकि इनका खुद का साइटोप्लाज्मिक डोमेन नहीं है तो ये इन्फॉर्मेशन किसी और को देंगे. ठीक है, तो वंस द सरफेस रिसेप्टर बाइंड्स द लिगेंड, इट फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स विद द करस्पॉन्डिंग सरफेस रिसेप्टर रेगुलेटिंग द सिग्नल, यानी फिर ये किसी और रिसेप्टर के साथ बाइंड करके वो इन्फॉर्मेशन फिर इंटरसेलुलर साइड पे पहुंचेगी, तो इनका खुद का इंटरसेलुलर डोमेन नहीं है. तो ऐसे रिसेप्टर को हम बोलते हैं को रिसेप्टर्स. ठीक है, अब आयन चैनल रिसेप्टर को हम लोग आयोट्रोपिक रिसेप्टर या ट्रांसमीटर गेटेड आयन चैनल्स भी बोलते हैं. These receptors are involved in rapid synaptic signaling between nerve cell and other electrically excitable target cells such as nerve and muscle cell. है ना, आयन चैनल्स ओपन होंगे, कुछ आयंस फ्लो करेंगे, तो हाइपरपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन कुछ भी हो सकता है, फिर वो इम्पैक्ट पास ऑन करेगा. This type of signaling is mediated by small number of neurotransmitter that transiently open or close ion channel, briefly changing ion permeability of the plasma membrane, thereby excitability of the पोस्ट साइनेप्टिक टारगेट सेल्स. एग्जाम्पल हो गए एसिटिल कोलिन रिसेप्टर, जो इस कैटेगरी में आएंगे. दूसरे हो जाएंगे जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, जैसा भी हम लोगों ने बोला. ठीक है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? दे आर ऑल्सो नोन एज मल्टी पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन या 7 पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन या हेप्टाहेलिकल और सर्पेंटाइन रिसेप्टर, को 7 टाइम्स मेम्ब्रेन के क्रॉस चाहते हैं, इसलिए इनको ऐसे नाम दिए गए. ठीक है, they act by indirectly regulating the activity of separate plasma membrane bound target protein. अभी हम लोग जी प्रोटीन कपल्ड, यानी ऐसे रिसेप्टर जो जी प्रोटीन के साथ कपल्ड जुड़े हुए हैं. तो वही बात करें कि
they act by indirectly regulating the activity of separate plasma membrane bound target protein. plasma membrane bound target protein कौन है? G protein, उसको एक्टिवेट कर देंगे और फिर वो प्रोटीन क्या करेगी, विच वो प्रोटीन कैन ओपन ईदर एंजाइम्स और आयन चैनल्स। अभी हम लोग देखेंगे जी प्रोटीन कैसे रोल प्ले करती है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस 7 ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन स्ट्रक्चर मेनी जीपीसीआरस हैव बीन आइडेंटिफाइड। अब यहाँ पे एक और शब्द आता है ऑर्फन रिसेप्टर, जो अक्सर वाइवा में पूछ लेते हैं। ऑर्फन रिसेप्टर वो रिसेप्टर है, जब आप उनकी स्ट्रक्चर की स्टडी करते हो तो स्ट्रक्चरल होमोलॉजी से आपको पता चलता है दिस इज वन सच रिसेप्टर। हो सकता है वो भी 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर की तरह हो, तो आपको पता ही यार जीपीसीआर जैसा है, बट till you do not know which ligand is binding with that. You know its structure, but you do not know which ligand is binding. Till that time, we call such receptors as orphan receptor. उनका कोई नातेदार रिश्तेदार नहीं है। ठीक, we do not know which ligand is coming in binding with them, so we call them orphan receptors. ठीक है, इस स्लाइड का हर पॉइंट क्लियर है बच्चों? Every line, every point is clear. ठीक है, मैं जी प्रोटीन का आपको डिटेल में आगे और बताऊंगा। नेक्स्ट हो गया एंजाइम कपल्ड रिसेप्टर। अभी मैंने बोला था ऐसे रिसेप्टर जिनके खुद के पास एंजाइमेटिक एक्टिविटी होगी या वो रिसेप्टर किसी एंजाइम के साथ कपल्ड होगा। तो जब लिगेंड आके बाइंड करेगा, वो इन्फॉर्मेशन, लिगेंड बाइंडिंग की इन्फॉर्मेशन इंट्रासेलुलर साइट पे पहुंची या तो रिसेप्टर टेल खुद एक्टिवेट होगी, उसकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी एक्टिवेट होगी, या एसोसिएटेड एंजाइम को एक्टिवेट करेगा जो फिर फर्दर जो भी डाउनस्ट्रीम टारगेट प्रोटीन है उनको एक्टिवेट करेगा। तो ये इस तरह से एंजाइम कपल्ड रिसेप्टर अपना काम करते हैं। तो आ जाते हैं हम लोग एक और नई कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन, है ना। सिग्नल ट्रांसडक्शन जैसे मैंने अभी शुरुआत करी चैप्टर में, तो मैंने वहाँ पे ये बात बोली थी ना कि सिग्नलिंग के दौरान सेम मैसेज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नल्स के थ्रू टारगेट तक पहुँचता है ना। जैसे कि बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल, सुई चुभी आपके, तो सुई चुभना एक फिजिकल इवेंट है, लेकिन उससे जो दर्द हुआ, वो पेन की सेंसेशन जो है, वो आपके ब्रेन तक कई डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सिग्नल के थ्रू पहुंचे। जैसे फिजिकल सिग्नल था सुई का चुभना, उस सुई के चुभने से मान लिए भीतर आयन चैनल्स कुछ ओपन अप हो गए। उन आयन चैनल के ओपन होने से, केमिकल मैसेंजर आयन चैनल, उनके ओपन होने से मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हो गया। अब मेम्ब्रेन के थ्रू, मेम्ब्रेन पोटेंशियल के थ्रू यानी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। तो देखिए मैसेज है सुई चुभी, जो केमिकल सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, अलग अलग तरह सिग्नल को यूटिलाइज करके अल्टीमेटली ब्रेन के पास पहुंचा, भाई सुई चुभ गई, हाथ हटा ले। तो इस पूरी प्रोसेस में क्या हुआ, मैसेज सेम रहा कि सुई चुभी, हाथ उठा ले, बट टाइप ऑफ सिग्नल चेंज हुए, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन। ठीक है, तो at successive step along communication pathway, different forms of signals are used to represent the same information. The critical point in transmission occurs where information is converted from one physical or chemical form into another. This process of conversion is called signal transduction. ठीक है, समझ में आया सिग्नल ट्रांसडक्शन क्या है? जहां पे सिग्नल को हम कन्वर्ट करें एक टाइप से दूसरे, उस प्रोसेस को अगर प्रिसाइज डेफिनेशन पूछा जाए तो ये है सिग्नल ट्रांसडक्शन की। बट नॉर्मली हम लोग सिग्नल ट्रांसडक्शन को कैसे यूज करते हैं, देखिए जो अगली लाइन में लिखा है, इट कॉमनली रेफर्स टू द ओवरऑल प्रोसेस इन विच इंफॉर्मेशन कैरीड बाई एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल इज ट्रांसलेटेड into the changes that occur inside the cell. उस पूरी प्रोसेस को हम सिग्नल ट्रांसडक्शन बोलते हैं जनरली, बट अगर प्रिसाइसली कोई पूछे तो वो सिर्फ उतनी इवेंट कहलाती है जहां पे आप टाइप ऑफ सिग्नल चेंज कर रहे हो सेम इंफॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए। अब देखिए सिग्नल ट्रांसडक्शन सबसे पहले किस पे डिपेंड करेगा, सिग्नल बाइंड कहाँ पे कर रहा है। तो इसलिए सिग्नल ट्रांसडक्शन को हम कुछ इस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तो हो सकता है सिग्नल ट्रांसडक्शन थ्रू इंटरसेलुलर रिसेप्टर, और इंटरसेलुलर में आपको पता है हम लोग साइटोप्लाज्मिक या न्यूक्लियर दोनों यूटिलाइज करें, उनको हम लोग सेपरेटली आगे पढ़ेंगे। अभी हम लोग कन्फाइन करेंगे सेल सरफेस रिसेप्टर पे। अब सेल सरफेस रिसेप्टर 3 तरीके के हो सकते हैं, आयन चैनल कपल्ड रिसेप्टर, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर और एंजाइम कपल्ड रिसेप्टर। एंजाइम कपल्ड रिसेप्टर अगेन 3 तरीके के हैं, टायरोसिन काइनेज बेस्ड रिसेप्टर, फिर इनको हम 2 में डिवाइड करते हैं, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेजेस एंड साइटोप्लाज्मिक टायरोसिन काइनेजेस। ठीक है, उसके अलावा दूसरे हैं सीरिन थियोनिन काइनेज बेस्ड रिसेप्टर, तीसरा हिस्टिडीन काइनेज बेस्ड रिसेप्टर, है ना, जिसमें बैक्टीरियल 2 कंपोनेंट सिग्नल, ये सब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ अभी। ठीक है, स्टार्ट हम लोग सबसे पहले करेंगे सिग्नल ट्रांसडक्शन थ्रू आयन चैनल कपल्ड रिसेप्टर्स, जिसमें हम लोग एसिटिलकोलिन कैसे हट
कि बीटिंग को स्लो डाउन करता है, उसको स्टडी करते हैं। इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है आपके यहाँ। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं आयन चैनल रिंग रिसेप्टर के थ्रू। These are receptors that serve for rapid transmission across synapse in the nervous system. They transduce a chemical signal in the form of a pulse of neurotransmitter directly into an electrical signal in the form of change in potential across the plasma membrane. When a neurotransmitter binds to an ion channel coupled receptor, it alters the conformation of ion channel so as to open or close it फॉर द फ्लो ऑफ स्पेसिफिक टाइम ऑफ, हो सकता है कुछ आयन चैनल ओपन हो रहे, कुछ आयन चैनल क्लोज हो रहे हो, ठीक है, अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ड्रिवन बाय इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। Ions rush into or out of the cell, creating a change in the membrane potential. This may trigger a nerve impulse or alter the ability of the signal to do so. ठीक है, तो ये तो हो गया आयन चैनल कपल्ड रिसेप्टर के थ्रू। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सिग्नल ट्रांसडक्शन थ्रू जीपीसीआर, G protein coupled receptor. They form the largest family of cell surface receptor. They mediate response to enormous diversity of extracellular signal molecule. When extracellular signaling molecule binds to this protein, it undergoes a conformation change. ठीक है, तो जीपीसीआर पे जब बाइंड किया कोई भी लिगेंड तो ये कन्फॉर्मेशन चेंज होगा। Alteration in the intercellular phase of it enables it to interact with the G protein. अब जब GPCR में कन्फॉर्मेशन चेंज हुआ तो ये इन्फॉर्मेशन पहुंच गई G प्रोटीन के पास, जो कहाँ पे प्रेजेंट, लोकेटेड ऑन द इंट्रासेल्युलर साइट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपको डायग्राम से दिखा देते हैं, ज्यादा समझ में आ जाएगा। बहुत इजी है सब कुछ। अच्छा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, बस अच्छे से सुनते रहो, फिर ध्यान से रीड करना। अपनी बुक में बहुत अच्छे से मैंने चैप्टर को ऑर्गेनाइज करके लगाया है। बाकी मैं लेक्चर्स में कुछ और ऑर्गेनाइज करता हूँ, उन पे भी ध्यान दिए रहना आप लोग। देखो यहाँ पे डायग्राम पे सब लोग ध्यान दो, बहुत ध्यान से देखो। देखो ये इनएक्टिव जीपीसीआर है, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, जो इनएक्टिव, क्योंकि अभी लिगेंड इससे बाइंड नहीं किया है ना। ये एक्स्ट्रा सेलुलर साइड है, ये साइटोप्लाज्मिक साइड है। मेम्ब्रेन के साइटोप्लाज्मिक साइड पे देखिए यहाँ पे एक इनएक्टिव जी प्रोटीन है, ये कैसी इनएक्टिव है। और अगर आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा हो तो ये 3 सब यूनिट्स की बनी होती है, अल्फा, बीटा, गामा। ऐसी प्रोटीन जो 3 डिफरेंट प्रोटीन को उसको बोलते हैं हेट्रोट्राइमेरिक जी प्रोटीन। हेट्रोट्राइमेरिक प्रोटीन की खास बात क्या होती है, जब ये इनएक्टिव होती है तो इसकी अल्फा सब यूनिट पे जीडीपी बाउंड होता है और बीटा गामा कॉम्प्लेक्स, तीनों आपस में जुड़े रहते हैं। लेकिन अल्फा सब यूनिट के पास कौन होता है, जीडीपी होता है। ठीक है, तो जब कोई सिग्नल मॉलिक्यूल आके बाइंड करता है रिसेप्टर पे, तो रिसेप्टर में कन्फॉर्मेशन चेंज होगा। ये इन्फॉर्मेशन पहुंची जी प्रोटीन के पास, जिससे जी प्रोटीन एक्टिवेट होगी। एक्टिव होने के लिए जी प्रोटीन क्या करती है, जीडीपी को जीटीपी से रिप्लेस कर लेती है। और जब जीडीपी जीटीपी से रिप्लेस होता है तो एक्टिव जी प्रोटीन 2 पार्ट में टूट जाती है, एक अल्फा जीटीपी बाउंड और एक बीटा गामा कॉम्प्लेक्स। और ये दोनों तब तक एक्टिव रहेंगे, जब तक ये दोनों एक्टिव रहेंगे तब तक जो भी इनके टारगेट्स हैं उनको ये एक्टिवेट करते रहेंगे। ठीक है, अल्फा जीटीपी जो इसका टारगेट उनको एक्टिवेट करेगा, बीटा गामा कॉम्प्लेक्स से टारगेट उनको एक्टिवेट। और कब तक ये दोनों एक्टिवेट करेंगे वो डिपेंड करेगा कब तक ये जीटीपी का हाइड्रोलिसिस नहीं होती। जीटीपी की हाइड्रोलिसिस होना डिपेंड करता है अल्फा सब यूनिट की इनहेरेंट जीटीपेज एक्टिविटी के ऊपर। अल्फा सब यूनिट में जीटीपेज एक्टिविटी होती है, यानी कितनी दूर समय तक ये दोनों एक दूसरे से सेपरेटेड रहेंगे वो डिटरमाइन कर रहा है अल्फा की जीटीपेज एक्टिविटी। अल्फा की जीटीपेज एक्टिविटी को फर्दर हम लोग इंक्रीज कर सकते। एक तरह की प्रोटीन्स होते हैं जिनको बोलते हैं गैप जीटीपेज एक्टिवेटिंग प्रोटीन। नाम से ही पता चला, जीटीपेज एक्टिवेटिंग प्रोटीन क्या करें, जीटीपेज एक्टिविटी को एक्टिवेट करेंगे, मतलब जीटीपी की हाइड्रोलिसिस तेजी से होगी। जीटीपी की हाइड्रोलिसिस अगर जीडीपी में हो जाएगी तो क्या होगा, तीनों सब यूनिट आपस में बन जाएंगे और जी प्रोटीन इनएक्टिव हो जाएगी। जितना मैंने बोला हर बात समझ में आई, फिर से दोहराऊं, बहुत ध्यान से सुनो मेरी सब बातें। सोनाली, प्रियंका, कैथरीन, जितने भी बच्चे क्लास में, हर बात समझ में आई जो मैंने बोला। अभी मैं रीड आउट भी करने जा रहा हूं, समझ में आई पूरी बात। अच्छा, अभी रीड आउट करूंगा फिर से आ जाएगा। गैप में बेटा, गैप है जीटीपीएज एक्टिवेटिंग प्रोटीन। गैप का फुल फॉर्म क्या है, जीएपी, जीटीपीएज एक्टिवेटिंग प्रोटीन। जीटीपेज एक्टिवेटिंग प्रोटीन क्या करेगा, जीटीपेज एक्टिविटी को इंक्रीज करेगा। अगर जीटीपेज एक्टिविटी इंक्रीज होगी तो जीटीपी हाइड्रोलाइज हो जाएगा जीडीपी में,
और जब अल्फा सब यूनिट का जीटीपी जीडीपी में हाइड्रोलाइज हो जाएगा तो वो इनएक्टिव होके हेटेरोट्राइमेरिक इनएक्टिव जी प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है सोनाली? सोनाली, आपके सवाल का जवाब मिला बेटा? ठीक है, आ जाइए, फिर से वापस आ जाते हैं, फिर पूरा रीड कर देंगे। तो अभी मैंने बोला कि ऑल्टरेशन, जब लिगेंड आके बाइंड किया, जीपीसीआर में ऑल्टरेशन चेंज हुआ जिसने इन्फॉर्मेशन जी प्रोटीन के ऊपर ही, जी प्रोटीन जो इंटरसेलुलर साइटोप्लाज्मा मेम्ब्रेन में बाउंड है वो एक्टिव हो गई 3 पार्ट में सब। उसके पहले एक और चीज जान लें, जी प्रोटीन जो है वो हेटेरोट्राइमेरिक की नहीं होती, वो 2 तरीके की होती है। एक को बोलते हैं मोनोमेरिक जी प्रोटीन, एक जो मोस्ट कॉमनली हर जगह आपने पढ़ी उसको बोलते हैं हेटेरोट्राइमेरिक। दोनों तरह की जी प्रोटीन होती है, ये जानना इसलिए जरूरी है। गेट के क्वेश्चन में ट्रू एंड फॉल्स में एक स्टेटमेंट था जिसमें उन्होंने बोला कि जी प्रोटीन इज ऑलवेज हेटेरोट्राइमेरिक, सो दैट वाज रॉन्ग स्टेटमेंट। जी प्रोटीन कुड बी मोनोमेरिक, जो रास प्रोटीन होती है वो मोनोमेरिक जी प्रोटीन का उदाहरण है। ठीक है, दिमाग में बिल्कुल बैठा लो। तो टाइप्स ऑफ जी प्रोटीन क्या है? जी प्रोटीन कैन रेफर टू 2 डिस्टिंक्ट फैमिलीज ऑफ प्रोटीन, हेटेरोट्राइमेरिक जी प्रोटीन समटाइम्स आल्सो नोन एज लार्ज जी प्रोटीन, जो 3 कंपोनेंट्स की बनी, अल्फा बीटा एंड गामा। दूसरी है मोनोमेरिक जी प्रोटीन, जो अल्फा प्रोटीन के इक्विवेलेंट होती है और इसके केस में भी जीटीपी बाउंड स्टेट में एक्टिव होती है, जीडी बाउंड स्टेट में इनएक्टिव होती है। ठीक है, कि जो भी प्रोसेस कर रही थी कि ईच जी प्रोटीन इज स्पेसिफिक फॉर ए पर्टिकुलर सेट ऑफ रिसेप्टर एंड ए पर्टिकुलर सेट ऑफ डाउनस्ट्रीम टारगेट प्रोटीन। ऑल ऑफ द जी प्रोटीन हाउएवर ए सिमिलर जनरल स्ट्रक्चर, वो 3 सब यूनिट्स की बनी होती है, अल्फा बीटा एंड गामा से हम लोग बेसिकली हेटेरोडायनेमिक बात करें। In the unstimulated state of G alpha subunit has GDP bound to it and G protein is inactive, जो पहला डायग्राम का पहला वाला पार्ट था। When an extracellular ligand binds to the receptor, which in turn binds to G protein and activates it by causing alpha subunit to act on its bound GDP and replace it with GTP. ठीक है, इस प्रोसेस में जो प्रोटीन रोल प्ले करती है, मैं यहाँ बता दूं, उसको बोलते हैं जेफ। इसका आगे रोल आएगा, बस जान लीजिए। जेफ का फुल फॉर्म क्या हुआ? ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर। जेफ क्या करता है? जीडीपी को जीटीपी से रिप्लेस करता है। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि जेफ जो है जी प्रोटीन की एक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है, ये तो कर रहा है, जी प्रोटीन को एक्टिवेट कर रहा है। तो सोनाली, प्रियंका, बात समझ में आ रही? काजल, जेफ का काम क्या होगा? इनएक्टिव जी प्रोटीन को एक्टिव जी प्रोटीन में कन्वर्ट करना। क्यों? क्योंकि जीडीपी को जीटीपी से रिप्लेस करता है। और गैप का काम क्या होगा? एक्टिव जी प्रोटीन को इनएक्टिव प्रोटीन में कन्वर्ट करना। क्यों? क्योंकि जीटीपी का ब्रेकडाउन जीडीपी में करता है, यानी दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक काम करते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सोनाली। ठीक है, तो दिस कॉजेस जी प्रोटीन टू ब्रेक अप इनटू स्विच्ड ऑन अल्फा सबयूनिट विद जीटीपी एंड बीटा गामा कॉम्प्लेक्स। और जैसे मैंने बोला, ये दोनों एक्टिवेटेड फॉर्म में अपने रिस्पेक्टिव टारगेट्स को एक्टिवेट करते रहेंगे। तो these two activated parts can diffuse freely। कौन से 2 activated part? अल्फा जीटीपी एंड बीटा गामा कॉम्प्लेक्स। तो ये दोनों diffuse freely along the membrane and both can interact directly with targets located in the plasma membrane, which in turn may relay the signal to the yet other destinations. The longer these signals have alpha subunit or beta gamma complex bound to them, stronger and more prolonged the relayed signal will be। जब तक ये दोनों सब यूनिट अपने टारगेट से बाउंड, तब तक सिग्नल चलता रहेगा। तो जितना देर रहेगा उतना लंबा सिग्नल, उतना स्ट्रॉन्ग सिग्नल होगा। The time for which alpha and beta complex remain dissociated and available to act is limited by the behavior of alpha subunit। जरा ये बताओ इसका क्या मतलब है कि कितनी देर तक ये दोनों डिसोशिएट और एक्टिवेट रहेंगे, वो अल्फा सब यूनिट के बिहेवियर से डिसाइड हो रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि अल्फा सब यूनिट की जीटी बेस्ड एक्टिविटी डिसाइड कर रही है ना। बिहेवियर ऑफ अल्फा सब यूनिट का कहने का मतलब क्या हुआ? उसकी जीटी बेस्ड एक्टिविटी। ठीक है, तो अल्फा सब यूनिट हैज इंट्रिंसिक जीटीपी हाइड्रोलाइजिंग यानी जीटीपी एज एक्टिविटी एंड आफ्टर ए सर्टेन टाइम इट हाइड्रोलाइजेस जीटीपी टू जीडीपी। और जब जीटीपी जीडीपी से हाइड्रोलाइज हो जाएगा तो एक्टिव जी प्रोटीन इनएक्टिव हेटेरोट्राइमेरिक जी प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, दिस टाइम इज यूजुअली शॉर्ट बिकॉज जीटीपेज एक्टिविटी इज ग्रेटली इनहेंस्ड। देखो, अल्फा में जीटीपेज एक्टिविटी है और उस जीटीपेज एक्टिविटी ग्रेटली इनहेंस हो जाती है जब जीटीपी अल्फा अपने टारगेट प्रोटीन से बाउंड होता है। ठीक है, लिखा है कि दिस टाइम इज यूजुअली शॉर्ट बिकॉज जीटीपेज एक्टिविटी is greatly enhanced by the binding of G alpha subunit to second protein,
विच कैन ईदर बी टारगेट, या तो टारगेट या स्पेसिफिक रेगुलेटर ऑफ जी प्रोटीन, आरजीएस, जिसको हम क्या बोलते हैं, गैप। अभी यहां पे आ जाएगा, ठीक है, आइदर ए टारगेट प्रोटीन और अ स्पेसिफिक regulator of G protein signaling. RGS protein acts as alpha subunit specific GTPase active protein. तो RGS क्या है, गैप है, एंड दे हेल्प शट ऑफ जी प्रोटीन मीडिएटेड रिस्पॉन्स। क्यों? क्योंकि जीटीपी को जीडीपी में हाइड्रोलाइज कर दे रहे, तो ये रिस्पॉन्स रुक जाएगा, ठीक है। तो दे हेल्प शट ऑफ जी प्रोटीन मीडिएटेड रिस्पॉन्स इन ऑल यूकैरियोट्स। पहले ये बताओ, ये तीनों लाइन क्लियर है सबको? जीटीपी जब तक बाइंड रहेगा तब तक अल्फा जीटीपी और बीटा गामा कॉम्प्लेक्स दोनों एक्टिव होकर अपने टारगेट प्रोटीन्स को एक्टिवेट करते रहेंगे, ठीक है। कब तक अल्फा जीटीपी एक्टिव है वो डिसाइड हो रहा है अल्फा की जीटीपेज एक्टिविटी के ऊपर, जिसको इनहेंस करने का काम कर रहा है गैप, ठीक है। द सब यूनिट देन, और जब जीटीपी जीडीपी में हाइड्रोलाइज हो गया तो क्या होगा, तीनों सब यूनिट आपस में जुड़ जाएंगी। आरजीएस जो है रेगुलेटर ऑफ जी प्रोटीन, लिखा है रेगुलेटर ऑफ जी प्रोटीन सिग्नलिंग, यानी जी प्रोटीन सिग्नलिंग को रेगुलेट कर रहा है। वो क्या है, इट्स ए काइंड ऑफ गैप। ये क्या है, आरजीएस प्रोटीन एक्ट एज अल्फा सबयूनिट स्पेसिफिक जीटीपेज एक्टिवेटिंग। तो आरजीएस क्या है, ये गैप है, ठीक है ना। आरजीएस क्या, गैप है, और गैप का काम क्या होता है वो आपको पता है, जीटीपी की हाइड्रोलिसिस करना। जीटीपी हाइड्रोलाइज हो गया तो जी प्रोटीन इनएक्टिव हो जाएगी, ठीक है। तो वो लिखा सिंस जी द सब यूनिट देन रीएसोसिएट, जब जीटीपी को गैप ने जीडीपी में हाइड्रोलाइज कर दिया तो सब यूनिट आपस में जुड़ के सिग्नल शट ऑफ हो जाएगा। तो अल्फा जीडीपी बीटा गामा कॉम्प्लेक्स मिलके इनएक्टिव जी प्रोटीन बना लेंगे। सिंस जी अल्फा हाइड्रोलाइजेस बाउंड जीटीपी एट ए कैरेक्टरिस्टिक रेट, इट फंक्शंस एज ए मॉलिक्यूलर क्लॉक। क्योंकि ये डिसाइड करा तब तक ये सिग्नलिंग काम करेगा, क्योंकि इसकी जीटीपेज एक्टिविटी तो अल्टीमेटली डिसाइड कर रही है। जिस पॉइंट पे इसकी जीटीपेज एक्टिविटी जीटीपी को जीडीपी में रिप्रेस, सिग्नल बंद हो जाता है। तो एक तरह से ये मॉलिक्यूलर क्लॉक की तरह काम करता है। अच्छा, अगेन टेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, एक तरह की जी प्रोटीन, इसको जीएस बोलते हैं। जो मेन उसका सब यूनिट कौन सी इन्वॉल्व होगी, अल्फा से। इसका काम क्या होता है, एडेनाइलेट साइक्लेज को एक्टिवेट करना। एडेनाइल साइक्लेज को आप एक्टिवेट करते हो तो क्या होता है, सीएमपी का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज है, साथ ही कैल्शियम चैनल को भी एक्टिवेट करता है। इसी तरह जी ऑल्फ है, जो अगेन इज अ अल्फा सब यूनिट, जी उसका पार्ट है। ये भी क्या कर, एडेनिल साइक्लेज को एक्टिवेट कर रहा है। जी ऑल्फ बेसिकली ऑल्फैक्शन में मदद करेंगे। ऐसे जी आई है, क्या करता है, ये इनिबिट करता है एडेनिल साइक्लेज को। जब जी आई एक्टिवेट होगा तो एडेनिल साइक्लेज इनिबिट होगा, नहीं सीएमपी का लेवल कम होगा, ठीक है। ऐसे जी ओ, ऐसे जी टी, जी ट्रांसड्यूसिन, जो क्या करें, रॉड से जो डिम ब्लैक एंड व्हाइट विजन होता है ना, डिम राइट वाला विजन, उसमें रोल प्ले करेंगे। हम लोग अलग से सेपरेटली पढ़ेंगे रॉड रिसेप्टर विजन में, ठीक है। तो ये आपको ये वाली टेबल और इसी से जुड़ती हुई इन्फॉर्मेशन इस वाली टेबल में दी गई। जो दोनों में थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसलिए मैंने दोनों टेबल अलग अलग दी हुई है। तो ये दोनों टेबल आपको याद करनी है, ठीक है। अब देखिए, डिसेंसिटाइजेशन ऑफ जीपीसीआर। जीपीसीआर जी प्रोटीन को एक्टिवेट कर रहा है। अगर हम जीपीसीआर को कंट्रोल कर लें तो जी प्रोटीन एक्टिवेट नहीं होगी, तो सिग्नल कंटिन्यू नहीं करेगा, ठीक है। तो जीपीसीआर को कंट्रोल करने के कई तरीके हो सकते हैं। एक तरीका होगा रिसेप्टर सीक्वेस्ट्रेशन। मतलब क्या होगा कि आप रिसेप्टर्स को, काफ़ी रिसेप्टर को टेम्पोरली इंटरलाइज कर लो, यानी रिसेप्टर की संख्या टोटली कम कर दो। तो अगर रिसेप्टर की संख्या कम होगी, लिगेंड कितना भी हो, जितने रिसेप्टर प्रेजेंट उन्हीं से तो बाइंड करके उतनी एक्टिविटी कर पाएगा। बाकी कितना भी आप लिगेंड डालो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा रिसेप्टर डाउन रेगुलेशन। रिसेप्टर की संख्या, रिसेप्टर को डिस्ट्रॉय कर दो, संख्या बहुत कम कर दो, तो भी सिग्नलिंग काम नहीं करेगा। तीसरा रिसेप्टर इनएक्टिवेशन। रिसेप्टर को किसी तरह से ऑल्टर कर दो, डिस्ट्रॉय कर दो, जिससे वो जी प्रोटीन को एक्टिवेट इंटरेक्ट नहीं कर पाए, तो भी सिग्नलिंग रुक जाएगी, ठीक है। तो तीनों का मतलब समझ में आ गया। सीक्वेस्ट्रेशन क्या, टेम्पोररी इंटरनलाइजेशन। डाउन रेगुलेशन का डिस्ट्रक्शन। और रिसेप्टर इनएक्टिवेशन, मतलब आपने ऐसे अल्टर कर दिया ताकि वो जी प्रोटीन से इंटरेक्ट नहीं कर पाए। जी प्रोटीन से इंटरेक्ट नहीं तो आगे सिग्नलिंग अपने आप बंद हो गई, ठीक है। अब देखिए, एक डिसेंसिटाइजेशन का तरीका क्या होता है, उसमें क्या करते हैं कि हम लोग जीपीसीआर को फॉस्फोराइलेट कर देंगे, ठीक है। अभी आपने देखा जीपीसीआर को जी प्रोटीन से इंटरेक्ट करेगा तभी तो सिग्नलिंग काम करेगी।
जब आप जीपीसीआर को फॉस्फोराइलेट करते हो तो जिन एंजाइम से जीपीसीआर को फॉस्फोराइलेट करते हो उनको बोलते हैं जीआरकेस, जीपीसीआर काइनेसेस, है ना, जैसे यहाँ पे लिखा है ढेर सारे कि डिसेंसिटाइजेशन ऑफ जीपीसीआर डिपेंड्स ऑन देयर फॉस्फोराइलेशन बाय पीकेए, पीकेसी और a member of family of GPCR kinases known as GRKs. GRKs are allosterically activated by ligand bound receptor, यानी ligand bound receptor के द्वारा GRKs एक्टिवेट हो जाते हैं। और होगा क्या, these activated GRKs phosphorylate multiple serine and threonine on a GPCR. ये activated GRK serine threonine multiple sites पे जो प्रेजेंट हैं GPCR की, उसको फॉस्फोराइलेट कर देंगे। नतीजा क्या होगा, once phosphorylated the receptor binds with high affinity to a member of arrestin family of protein. इस फॉस्फोराइलेटेड जीपीसीआर पे अब अरेस्टिन फैमिली प्रोटीन आके बाइंड कर जाएगी। अरेस्टिन प्रोटीन अगर बाइंड कर जाएगी वो फिजिकली, अब देखिए यहाँ पे देखिए, ये आपका जीपीसीआर था, आपने जीआरके की मदद से इसको फॉस्फोराइलेट कर दिया, जीआरके ने इसको फॉस्फोराइलेट कर दिया और फॉस्फोराइलेट हो जाने की वजह से इस पे आके अरेस्टिन बाइंड कर गई। अब जब अरेस्टिन बाइंड कर गई तो अब ये जी प्रोटीन से इंटरैक्ट नहीं कर पाएगा, और जी प्रोटीन से इंटरैक्ट नहीं करेगा तो सिग्नलिंग शट ऑफ हो गई। बात समझ में आई अरेस्टिन कैसे रोल प्ले कर रहा है? अभी अरेस्टिन का रोल हम लोग विजन में देखेंगे, वहां पे भी आएगा। वहां पे एक तरकीब है जिसके थ्रू, इस तरकीब के थ्रू हम लोग सिग्नलिंग को शट ऑफ करते हैं। बच्चों इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। ये आप अपने आप पढ़ लेना कैसे उसका डिस्ट्रक्शन हो रहा है। अच्छा, अरेस्टिन वाला, क्लेथ्रिन वाले सब मैम पढ़ाया होगा आपको मेम्ब्रेन वाले में। अब देखिए, आपने देखा लिगेंड आके जीपीसीआर पे बाइंड किया, जीपीसीआर में कन्फॉर्मेशन चेंज हुए, जो इन्फॉर्मेशन पहुंची जी प्रोटीन के साथ, जी प्रोटीन ने जीटीपी को जीटीपी से रिप्लेस किया और एक्टिव जी प्रोटीन दो पार्ट में ब्रेक हो गई, अल्फा जीटीपी और बीटा गामा कॉम्प्लेक्स, और वो जो भी उनके टारगेट हैं उनको एक्टिवेट। उनके टारगेट कौन कौन से? देखिए, जी प्रोटीन के दो मेन टारगेट है, एक तो आयन चैनल, दूसरा मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम्स। जी प्रोटीन तो मेम्ब्रेन बाउंड है ना, तो वो मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम को एक्टिवेट कर पाएगी। ठीक है, तो जी प्रोटीन के टारगेट्स कौन हो गए? आयन चैनल्स हो गए, मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम्स हो गए। आइए देखते हैं कौन कौन से आयन चैनल्स को कैसे करेगा। तो interaction of G protein with ion channel causes an immediate change in the state and behavior of the cell. For example, slowing down of heart by acetylcholine, exam में पूछा जा चुका है। In this case, a beta gamma complex of the activated G protein binds with potassium channel, forcing it in an open conformation. यानी activated beta gamma complex क्या करता है? पोटेशियम चैनल को ओपन कर देता है। नतीजा क्या होगा? दिस ऑल्टर्स द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ द हार्ट मसल, कॉजिंग इट टू कॉन्ट्रैक्ट स्लोली। इस ओपनिंग ऑफ पोटेशियम चैनल की वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है और हार्ट धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है। द एक्शन ऑफ बीटा गामा कॉम्प्लेक्स एंड्स एंड पोटेशियम चैनल recloses when alpha subunit becomes inactivated by hydrolysis of its bound GTP to GDP, और इस केस में है ना एंड जी प्रोटीन इनएक्टिव होकर आपस में जुड़ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से जी प्रोटीन आयन चैनल्स के थ्रू अपना काम कर रहा है। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा आयन, अभी मैंने बोला कि जी प्रोटीन कैन यूटिलाइज एंजाइम्स। दो मेजर एंजाइम्स जो यहाँ पर हम लोग यूज करें, इनफैक्ट अब 3 हो गए हैं। अच्छा, PI3 काइनेस। अब ये अगले एडिशन बुक में मैं प्रॉपर चेंज करूंगा। इस पे अभी 1-2 दिन पहले मैंने एक वीडियो भी रिलीज किया था। ठीक है, मैं भी आपको कंटेंट भी इसका भेज दूंगा। तो 3 एंजाइम्स को ये एक्टिवेट कर रहा है, एडेनाइल साइक्लेस को, फॉस्फोलाइपेज सी बीटा को, PI3 काइनेस को। ठीक है, एडेनाइल साइक्लेस क्या करता है ये देखते हैं। पहले बता चुके, एडेनाइल साइक्लेस क्या करता है? ATP से CMP का फॉर्मेशन, है ना। CMP is synthesized from ATP by the enzyme adenyl cyclase and it is rapidly and continuously destroyed by CMP phosphodiesterase। मैंने पूछा था आगे नाम आएगा, मैंने आपसे एंजाइम का नाम पूछा था। ये वही एंजाइम है जो CMP का डिस्ट्रक्शन कॉज करता है।
Adenyl cyclase is a large multi-pass transmembrane protein with its catalytic domain on the cytosolic side of the plasma membrane. There are at least 8 isoforms of membrane in mammals and most of which are regulated by G protein and calciums. ठीक है, तो इसके ढेर सारे टाइप्स पाए जाते हैं. Many extracellular signal by increasing CMP concentration work by increasing CMP concentration. CMP concentration इंक्रीज करना मतलब एडेनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करना. अभी मैंने उस टेबल्स में दिखाया था ना, GS एडेनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट कर रहा था, G-OLF एडेनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट कर रहा था, है ना, वही वाली बात आ रही है. These signal activate GPCR that are coupled to a stimulatory G protein. The activated alpha subunit of G binds and thereby activates adenyl cyclase. Other extracellular signal acting through different GPCR reduce CMP level by, ये क्या था, GI था जो इनिबिट कर रहा था. याद है टेबल में आया था ना, GI जो इनिबिट कर रहा था एडेनाइल साइक्लेज को. तो कुछ हार्मोन्स GS के थ्रू काम करेंगे, कुछ GI के थ्रू काम करेंगे. तो वही बात कर रहे हैं कि like other extracellular signal acting through different GPCR reduce CMP level by activating an inhibitory G protein, that is GI, which then inhibits adenyl cyclase. Both GS and GI are target for important bacterial toxin. जून 2023 में कॉलरा टॉक्सिन के ऊपर क्वेश्चन आया आपके एग्जाम में. ठीक है, अभी आप चुटकियों में सॉल्व करोगे. कॉलरा टॉक्सिन आपको पता है वाइब्रियो कॉलरा टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जिससे डायरिया होता है. अभी गर्मियों के समय बहुत केसेस सुनने को मिलते हैं. ठीक है, होता क्या है, ये कॉलरा टॉक्सिन जो क्या करता है, ये क्या करता है, इट इज एन एंजाइम. और ये क्या करेगा, इट कैटलाइजेस ट्रांसफर ऑफ एडीपी राइबोस फ्रॉम इंट्रासेलुलर NAD प्लस टू अल्फा सब यूनिट ऑफ GS. अब GS क्या है, जी स्टिमुलेटरी, जो एडेनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करता है. आपने क्या करा, GS का ADP राइबोसाइलेशन कर दिया. क्यों, किसने किया, कॉलरा टॉक्सिन ने. कॉलरा टॉक्सिन ने GS सब यूनिट का ADP राइबोसाइलेशन कर दिया. नतीजा क्या हुआ, this ADP ribosylation alters the alpha subunit so that it can no longer hydrolyze its bound GTP. अब आप समझ सकते हैं, अगर इसकी बाउंड GTP हाइड्रोलाइज नहीं हो सकती तो GS पूरे टाइम एक्टिवेट रहेगा, पूरे टाइम एक्टिवेटेड, एडेनिल साइक्लेज को पूरे टाइम एक्टिवेटेड रखेगा. एडेनिल साइक्लेज पूरे टाइम एक्टिवेटेड रहेगा, CMP का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगा. इतनी बात सबको समझ में आ रही कि एडीपी राइबोसाइलेशन की वजह से क्यों CMP का लेवल राइज करा. वो पूरा फ्लो डायग्राम इमेजिन कर पाए आप. ठीक है, अब जो एलिवेटेड CMP कॉन्सेंट्रेशन ये क्या करता है, द रिजल्टिंग प्रोलॉन्ग्ड एलिवेशन CMP कॉन्सेंट्रेशन विद इन द इंटेस्टाइनल एपिथेलियम, ध्यान दीजिएगा, सेल्स कॉजेज अ लार्ज इफ्लक्स ऑफ कैल्शियम एंड वाटर इनटू द गट. जो CMP का एलिवेटेड लेवल हुआ, जो हुआ, यार ऐसे ना करो भाई. सोनाली, प्रियंका, मेरी वॉइस के साथ इश्यूज हैं बच्चों? थैंक यू, थैंक यू. मैं बहुत मन से पढ़ा रहा हूँ यार, मेरा फ्लो नहीं खराब हुआ आज. आयुषी बेटा, आपकी तरफ प्रॉब्लम है. आयुषी दोबारा लॉग इन करके देख लो बेटा. आयुषी, ठीक है, मैं कंटिन्यू करूं बेटा? ठीक है, तो मैं बोल रहा था कॉलरा टॉक्सिन ने GS का ADP राइबोसाइलेशन किया, जिससे GS कॉन्टिन्यूसली स्टिमुलेटेड स्टेट में, जिससे CMP का लेवल इंक्रीज किया. CMP ने कैल्शियम चैनल और वाटर का इफ्लक्स कॉज किया गट में, जिसकी वजह से डायरिया हो गया. ठीक है, पूरी प्रोसेस समझ में आ गई सबको, कॉलरा टॉक्सिन कैसे काम कर रहा है? शिवानी, आभा, इकरा, प्रियंका, समझ में आए कॉलरा टॉक्सिन कैसे डायरिया कॉज करता है? ठीक है, इसी तरीके से दूसरा जो ये किसके थ्रू कर रहा था, GS के थ्रू कर रहा था. दूसरा टॉक्सिन है पर्ट्यूसिस का, वुल्फिन का कफ जो कॉज करता है, पर्ट्यूसिस को कॉज करता है. उसमें क्या होता है, वो उसका टारगेट है GI. अब ध्यान से समझना, देखो GI का नॉर्मल काम मैंने क्या बताया था, GI का काम है एडेनिल साइक्लेज को इनहिबिट करना. एडेनिल साइक्लेज को इनहिबिट करने का मतलब क्या हो, CMP का लेवल कम होगा. अच्छा, ये नॉर्मल है, बट यहाँ कुछ और हो रहा है, ध्यान से समझना.
pertussis toxin, which is made by the bacterium that causes pertussis, catalyzes ADP ribosylation of alpha subunit of GI. नतीजा क्या होगा? Preventing the protein from interacting with the receptor. अब GI अगर रिसेप्टर से नहीं बाइंड कर इंटरैक्ट नहीं कर पाए तो GI का काम क्या था? इनहिबिट करना। मेरी बात ध्यान से समझो, GI का काम था एडेनिल साइक्लेज को इनहिबिट करना, बट जब आपने इसका ADP राइबोसिलेशन कॉज कर दिया तो ये अपने रिसेप्टर से बाइंड नहीं कर पाएगा, इसका मतलब इनहिबिट नहीं कर पाएगा। बात समझ में आ रही है? इनहिबिट नहीं कर पाएगा क्योंकि रिसेप्टर से इंटरेक्ट ही नहीं कर पा रहा है, और अगर इनहिबिट नहीं कर पाएगा तो क्या होगा? पूरे टाइम एक्टिव रहेगा। पूरे टाइम एक्टिव रहेगा तो CMP का लेवल क्या करेगा? अगर इनहिबिट नहीं कर पा रहा तो एड्रेनल साइक्लेज पूरे टाइम एक्टिवेट रहेगा तो CMP का लेवल इंक्रीज करेगा, जैसा कि पिछले केस में भी हो रहा था, बट काम अलग तरीके से हो रहा है। यहाँ पे आपने GI को इनहिबिट कर दिया, जिसकी वजह से ये एड्रेनल साइक्लेज को रोक नहीं पा रहा, जिस वजह से CMP का लेवल राइज कर रहा है। अच्छा, तो ये जरा अपने बुक में नोट डाउन कर लेना, क्योंकि एक आध बार बच्चों ने हुआ क्या, बाद में मेरे से पूछा, इसका मतलब वो अपोजिट बोलने लगते हैं, सर वो तो इनहिबिट कर CMP का लेवल कम होना चाहिए। अच्छा, तो ध्यान से समझो, आपने जब इनहिबिट कर दिया इस वजह से वो अपने रिसेप्टर से इंटरैक्ट नहीं कर पा रहा, रिसेप्टर से इंटरैक्ट तो अपना काम नहीं कर पा, उसका काम था एड्रेनल साइक्लेज को इनहिबिट कर, यानी अपना काम नहीं कर पा रहा, एड्रेनल साइक्लेज को इनहिबिट नहीं कर पा रहा। नतीजा क्या? एड्रेनल साइक्लेज एक्टिवेटेड है, CMP का लेवल राइज कर रहा है। ठीक है, तो ये दोनों टॉक्सिन अलग अलग तरीके से सेम काम वही कर रहे हैं, एक GS के थ्रू कर रहा है, एक GI के थ्रू कर रहा है, दोनों ही केस में CMP का लेवल राइज कर रहा है। ठीक है, तो आपने देखा एक एंजाइम जिसको G प्रोटीन एक्टिवेट कर रहा है। एक और यहाँ पे खेल, अभी आपने देखा था CMP अपना काम करता है PKA के थ्रू, और CGMP अपना काम कर रहा था PKG के थ्रू। याद है? बताया था शुरू में ना, बताया ना, CMP अपना काम कैसे कर रहा था? प्रोटीन काइनेज A के थ्रू, और CGMP प्रोटीन काइनेज G के थ्रू। ठीक है, इस बार एग्जाम में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आई जो मैं आपको अलग से ये PPT इसका PDF दे दूंगा। अच्छा, ये बुक में नहीं है। ठीक है, ऑब्वियसली हर बार कुछ ना कुछ नया आएगा तो कुछ ना कुछ मैं ऐड करता हूँ, इसीलिए वो आपको सेपरेटली प्रोवाइड कर दिया जा रहा है, तो ये मैं अलग से आपको भेज दूंगा। क्या है ये देखिए, तो CMP डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज मीडिएट्स मोस्ट ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ CMP, जो हम लोग पहले बात कर चुके हैं। In most animal cells, CMP exerts its effect mainly by activating CMP-dependent protein kinase, जिसको हम लोग protein kinase A बोलते हैं। This kinase phosphorylates specific serine और threonine on selected target proteins, ठीक है, including intracellular signaling protein। अब क्या हुआ भाई, अब किसके साथ हो गया इशू? मेरे साइड है भाई, क्या हुआ? कौन सा इशू हो गया तुम्हारे साइड? सोनाली, सोनाली तुम्हारे साथ क्या इशू हो गया भाई? मैं पढ़ाऊं? सोनाली एंड आयुषी, क्या कर रहे हो तुम लोग यार? सोनाली, क्या प्रॉब्लम है? भगवान करे तुम लोगों को भी ऐसे बच्चे मिले जो तुम लोगों का फ्लो तोड़ते रहे पूरे टाइम। ओए सोनाली, क्या हो रहा है? बता ली। थोड़ा धैर्य रख लिया करो यार, ऐसे टोकोगे ना फिर मैं नहीं पढ़वा पाऊंगा, है ना। मैं ज्यों तो भूमिका बनाता हूँ अच्छे से इजी करने के लिए। तुमने मुझे रोक दिया। करें, स्टार्ट करें? ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड एरिया ना, फ्लो आता है फिर टूट जाता है पूरा। ठीक है, थोड़ा सा धैर्य रखो सभी लोग, है ना, रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी आपको। तो हम लोग बात कर रहे थे CMP अपना काम करता है प्रोटीन काइनेज A के थ्रू। प्रोटीन काइनेज बीइंग काइनेज जो भी टारगेट प्रोटीन है उनको सीरीन थ्रियोनिन को फॉस्फोराइलेट करता है। ठीक है, जो टारगेट्स कौन से होते हैं? इंक्लूडिंग इंट्रासेलुलर सिग्नल प्रोटीन एंड इफेक्टर प्रोटीन, देयर बाई रेगुलेटिंग देयर एक्टिविटी।
द टारगेट प्रोटीन डिफर फ्रॉम वन सेल टाइप टू अनदर, तो ऑब्वियसली सब में अलग अलग होगा. In the inactive state, protein kinase A consists of a complex of two catalytic subunit. जब protein kinase inactive होता है तो ये दो subunit का जोड़ा होता है. It is a complex of two catalytic subunit and two regulatory subunit. दो catalytic subunit, दो regulatory subunit से बना होता है जब ये inactive होता है. ध्यान दीजिएगा, ठीक है. The binding of CMP protein kinase के थ्रू अपना काम कर रहा है, तो CMP जब बाइंड करे तो इसको एक्टिवेट करेगा. The binding of CMP to the regulatory subunit alters their conformation. तो regulatory subunit पे CMP बाइंड करा जिससे regulatory subunit का conformation change हुआ, causing them to dissociate from the complex, जिससे वो catalytic subunit से dissociate हो जाएंगी regulatory subunit. नतीजा क्या होगा? The released catalytic subunit are thereby activated to phosphorylate specific target proteins. ठीक है, जरा डायग्राम देखो और ज्यादा फिर से क्लियर हो जाएगा. तो देखिए होता क्या है, जब तक ये इनएक्टिव है प्रोटीन काइनेज है तो ये दो रेगुलेटरी और दो कैटालिटिक सबयूनिट जो आपस में जुड़े होती हैं और ये इनएक्टिव होता है. जब सीएमपी आके बाइंड करता है इस रेगुलेटरी सबयूनिट से तो ये रेगुलेटरी सबयूनिट कैटालिटिक सबयूनिट से सेपरेट हो जाएंगे, डिसोशिएट हो जाएंगे, जिस केस में कैटालिटिक सबयूनिट एक्टिव हो जाएगी. क्लियर है? ये डायग्राम क्लियर है सबको? जो इन्फॉर्मेशन दी वो क्लियर है? सोनाली, आयुषी बेटा, सोनाली समझ में आया बेटा? ठीक है. अब देखिए आगे क्या हो रहा है. द रेगुलेटरी सबयूनिट ऑफ प्रोटीन काइनेज ए आर इंपॉर्टेंट फॉर लोकलाइजिंग द काइनेज इनसाइड. रेगुलेटरी सबयूनिट का नॉर्मल काम क्या था? काइनेज को सेल के अंदर लोकलाइज करना, सेल के अंदर रोके रखना. तो रेगुलेटरी सबयूनिट आर इंपॉर्टेंट फॉर लोकलाइजिंग द काइनेज इनसाइड द सेल. स्पेशल ए काइनेज एंकरिंग प्रोटीन AKAP, ध्यान देना, special AKAPs, that is A kinase anchoring protein, bind both to the regulatory subunit and to a component of the cytoskeleton or a membrane of an organelle. तो वो जो AKAP है, एक तरफ तो वो रेगुलेटरी सबयूनिट प्रोटीन काइनेज A के बाइंड है, दूसरी तरफ वो किसी ऑर्गेनेल की मेम्ब्रेन से बाउंड है. तो नतीजा क्या है? वो प्रोटीन काइनेज A को कहीं और नहीं जाने देगा. ठीक है, thereby tethering the enzyme complex to a particular subcellular compartment. Some AKAPs also bind other signalings. AKAP केवल प्रोटीन काइनेज A को ही नहीं बाइंड करते, कुछ और एंजाइम्स को भी इस तरह से बाइंड करते हैं. तो some AKAPs also bind other signaling protein forming a signal complex. An AKAP located around the nucleus of heart muscle, ध्यान दीजिएगा, इनका काम क्या है? प्रोटीन काइनेज को बाउंड करके रोके रखना है ना. An AKAP located around the nucleus of heart muscle cell, for example, bind both PKA and phosphodiesterase. अब PKA का काम क्या है? साइक्लिन एमपी के थ्रू, साइक्लिन एमपी की वजह से PKA को अपना काम करना है, और फॉस्फोडाइस्ट्रेस का काम है CMP के लेवल को कम करना. CMP का लेवल ज्यादा होगा तो वो PKA को एक्टिवेट करके काम कराएगा. CMP का लेवल को रेगुलेट करने में, रिड्यूस करने में रोल प्ले करता है फॉस्फोडाइस्टरेज. ठीक है. तो इन अनस्टिमुलेटेड सेल्स, ध्यान दीजिएगा, द फॉस्फोडाइस्टरेज कीप्स द लोकल CMP कॉन्सेंट्रेशन लो सो दैट द बाउंड PKA इज इनएक्टिव. जब तक फॉस्फोडाइस्टरेज काम कर रहा है तब तक CMP का लेवल ज्यादा रहेगा, तब तक CMP का लेवल कम रहेगा. जब तक CMP का लेवल कम रहेगा PKA अपना काम नहीं कर सकता. PKA को अपना काम करने के लिए CMP की जरूरत है, तभी तो रेगुलेटरी सबयूनिट डिसोशिएट होगी. ठीक है. तो सो दैट द बाउंड PKA इज इनएक्टिव. इन स्टिमुलेटेड सेल्स CMP concentration rapidly rises, overwhelming the phosphodiesterase and activating the PKA. Among the target protein that PKA phosphorylate and activate in these cells is the adjacent phosphodiesterase. अब PKA जिन प्रोटीन को एक्टिवेट कर रहा है उन प्रोटीन में फॉस्फोडाइस्टरेज भी है. तो आप समझ सकते हैं फॉस्फोडाइस्टरेज को एक्टिवेट करने का मतलब PKA अपनी फंक्शनिंग को रिड्यूस कर रहा है, क्योंकि जैसे फॉस्फोडाइस्टरेज एक्टिवेट होगा CMP का लेवल कम हो जाएगा. CMP के कॉन्सेंट्रेशन की वजह से जो PKA एक्टिवेट हुआ तो एक्टिविटी कम हो जाएगी. ठीक है. तो अमंग द टारगेट प्रोटीन दैट PKA phosphorylate and activate in these cells is adjacent phosphodiesterase, which rapidly lowers the CMP concentration. Again, this negative feedback arrangement converts
what might be otherwise be a prolonged PK response to a brief local pulse of PK activity. ठीक है, अगर PK फॉस्फोडाइस्ट्रेस को एक्टिवेट ना करे तो जो भी ये सिग्नलिंग वो लंबे समय तक काम कर सकती थी, बट चूंकि PK खुद अपने डिस्ट्रक्शन, अपने सिग्नलिंग को शट ऑफ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल फॉस्फोडाइस्ट्रेस की एक्टिविटी को इंक्रीज कर दे रहा है, जिससे CMP का लेवल कम हो जा रहा है, तो नतीजा कि नेगेटिव फीडबैक की तरह काम कर रहा है, जिसकी वजह से व्हाट कुड हैव बीन अ लॉन्ग लास्टिंग सिग्नलिंग एक शॉर्ट से पल्स में कन्वर्ट हो गया। अब इसको लॉन्ग लास्टिंग सिग्नल में कन्वर्ट करना है तो हम फिर इस काम को रोक सकते हैं। आगे देखिए, whereas some response mediated by CMP occur within second, other depend on change in the transcription of specific genes and takes hours to develop। और ऑब्वियसली जब ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे काम करो, ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसलेशन होगा, प्रोटीन बनी, फिर अपना काम करें, तो समय ज्यादा लगेगा। ठीक है, इन सेल्स दैट सिक्रीट द पेप्टाइड हार्मोन सोमेटोस्टेटिन, अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग लॉन्ग लास्टिंग का एक एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं जिसपे 4 मार्क्स का क्वेश्चन इस बार एग्जाम में आया था, इसलिए बहुत ध्यान से सुनो सब लोग। ठीक है, तो इन सेल्स दैट सिक्रीट द पेप्टाइड हार्मोन सोमेटोस्टेटिन, फॉर एग्जाम्पल CMP एक्टिविटी एक्टिवेट्स द जीन दैट एनकोड दिस हार्मोन। ठीक है, CMP उन जीन को एक्टिवेट करी जो इस हार्मोन को बनाती है। द रेगुलेटरी रीजन ऑफ द सोमेटोस्टेटिन gene contains a short cis regulatory sequence called CMP response element, यानी इस जीन के रेगुलेटरी एलिमेंट में एक सीक्वेंस पाया जाता है जिसको बोलते हैं साइक्लिक MP रिस्पॉन्स एलिमेंट, नाम से पता है इस पे CMP बाइंड करेगा, which is also found in regulatory regions of many other genes activated by CMP. A specific transcription regulator called CRE binding protein recognizes this sequence। कौन सा सीक्वेंस हो? CMP रिस्पॉन्स एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने का काम कौन कर रहा है? CRE बाइंडिंग प्रोटीन। बहुत ध्यान से सुनो। अच्छा, ढेर सारे जीन्स जो है CMP के कॉन्सेंट्रेशन को रिस्पॉन्स करते हैं, एक रिस्पॉन्स एलिमेंट जो उन जीन्स के रेगुलेटरी सीक्वेंस में पाया जिसको बोलते हैं CMP रिस्पॉन्स एलिमेंट, और CMP रिस्पॉन्स एलिमेंट पे बाइंड करने का काम कौन करता है? CRE बाइंडिंग प्रोटीन। When PK is activated by CMP, it phosphorylates CREB, CRE बाइंडिंग प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट कर देगा ऑन ए सिंगल सीरीन। नतीजा क्या होगा? फॉस्फोराइलेटेड CREB देन रिक्रूट्स अ ट्रांसक्रिप्शन कोएक्टिवेटर कॉल्ड CREBP, CREB बाइंडिंग प्रोटीन, CBP जिसको बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मल केस में क्या हो रहा था, जैसा भी हम लोगों ने बोला कि PK एक्टिवेट कर रहा है CMP को, जिसने फॉस्फोराइलेट के CREB को, इसने क्या किया? इसने फॉस्फोराइलेट किया एक और ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेटर है जिसको नाम दिया CBP। फिर फ्लो डायग्राम बनाना तभी याद रहेगा, नहीं सब भूल जाओगे। which stimulates the transcription of target gene, the CREB can transform a short CMP signal into long-term change in a cell। ठीक है, a process that in brain is thought to play an important part in some form of learning and memory। इसी पे अभी एग्जाम में क्वेश्चन आया है, तो फिर से सुन लो क्या हो रहा है। When PK is activated by CMP, क्या करेगा? इसने फॉस्फोराइलेट किया CREB को, CRE बाइंडिंग प्रोटीन को। CRE बाइंडिंग प्रोटीन कहाँ बाइंड कर रही थी? CMP रिस्पॉन्स एलिमेंट पे, CMP कॉन्सेंट्रेशन को रिस्पॉन्ड करने के लिए। ठीक है, अब क्या हुआ? जब आपने CREB को फॉस्फोरेट कर लिया, फॉस्फोरेटेड CREB क्या करेगा? उसने रिक्रूट किया CBP को, which stimulates transcription of target, जो भी जीन है उनके ट्रांसक्रिप्शन को स्टिमुलेट कर देगा। The CREB can transform a short CMP signal into long lasting one। ठीक है, क्लियर है कैसे फंक्शनिंग हो रही है बच्चों? आयुषी, प्रियंका, आभा, ये सीक्वेंस याद रहेगा, फ्लो डायग्राम प्लीज बना लीजिएगा। तो कैसे आप एक शॉर्ट टर्म सिग्नल को लॉन्ग टर्म सिग्नल में कन्वर्ट कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ CREB और CBP। इसी पे 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया जो मैं कराऊंगा आपको। ठीक है, अब आगे देखिए ये जो अभी मैंने डायग्राम आपको बताया उसी में देखिए अब हो क्या रहा है। सिग्नल मॉलिक्यूल एक्टिवेट किया एड्रेनल साइक्लेस को। ठीक है, एड्रेनल साइक्लेस ने CMP का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज किया। CMP का कॉन्सेंट्रेशन हुआ तो CMP बाइंड करके रेगुलेटरी सब यूनिट से, जिससे कैटालिटिक सब यूनिट डिसोशिएट और एक्टिवेट हो गई। इस एक्टिवेटेड PKA ने क्या करा? उसने अभी जो हमने बात करी CREB जो कि बाइंड करती थी CRE पे, ठीक है, इसने क्या करा? जो इनएक्टिव CREB था उसको
उसको फॉस्फोरेट, जो इनएक्टिव था उसको फॉस्फोरेट करके एक्टिवेट कर दिया। एक्टिवेटेड सीआरईबी क्या करेगा, वो सीबीपी की मदद से जो भी जीन है उनके साथ बाइंड करके उन एक्सप्रेशन को कंटिन्यू कर लेगा। तो जो पूरा डायग्राम था वो देखिए, जो बात पूरी यहाँ पे डायग्राम में आ गई है। एक्टिवेटेड पीकेएनए इनएक्टिव सीआरईबी को फॉस्फोराइलेटेड एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। एक्टिवेटेड सीआरईबी विद द हेल्प ऑफ सीबीपी जाके बाइंड कर जा रही है अपने रिस्पॉन्स एलिमेंट के साथ, क्योंकि सीबीपी क्या है, एक ट्रांसलेशनल कोएक्टिवेटर, ट्रांसक्रिप्शन कोएक्टिवेटर था। वो ट्रांसक्रिप्शन करेगा जिससे एमआरएनए फिर प्रोटीन बनाओगे तो वो लॉन्ग लास्टिंग प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है इतना? इसमें 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया, हल्के में नहीं लीजिए, मैं अभी आपको भेज दूंगा इसका। तो अभी हम लोगों ने देखा कि कैसे जी प्रोटीन एंजाइम्स के थ्रू, आयन चैनल के थ्रू देख लिया और एडेनिल साइक्लेज के थ्रू देख लिया। एडेनिल साइक्लेज भी प्रोटीन काइनेज ए के थ्रू कैसे शॉर्ट और लॉन्ग लास्टिंग लाइक सिग्नलिंग कर रहा है वो भी पढ़ लिया हम लोगों ने। दूसरा एंजाइम जो जी प्रोटीन जिसको यूटिलाइज करता है अपनी सिग्नलिंग को कंटिन्यू करने, वो है फॉस्फोलाइपेज सी बीटा, जो मैं पहले बता चुका। और ये क्या करता है, पिप2 का ब्रेकडाउन करता है 2 इंपॉर्टेंट सेकेंडरी मैसेंजर डैग और IP3 में। बस यहीं पे क्लास को रोकूंगा, ठीक है? अभी यहीं पे क्लास को रोकूं, कल इसके आगे कंटिन्यू करूंगा। कल भी मैं हो सकता है ऐसे ही क्लास लूँ। अच्छा, मैसेज पे ध्यान रखना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप नहीं ज्वाइन करें। सुन लिया सबने? अच्छा, मैसेज व्हाट्सएप देखे रहा करूँ। अच्छा, कल भी हो सकता मैं इसी तरह से क्लास लूँ जैसे आज मैंने लिया हुआ है। ठीक है बच्चों, चलिए फिर यहीं रोकूंगा। अभी मैं आपको जो एक्स्ट्रा पोर्शन है वो अभी मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, ठीक है? बहुत अच्छे से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चंस आते हैं और बहुत इजी है। बस सबसे पहले फ्लो डायग्राम्स बनाना, कौन कौन से, पहले हेडिंग समझ, इस चैप्टर की स्ट्रक्चर समझो, फिर आप इंडिविजुअल फ्लो डायग्राम्स बनाना, ठीक है? बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट बच्चों, गुड नाइट।